बाहर की आप लड़ाई लड़ लेते हैं, घर पे लड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है और अपनों से लड़ना और ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरा प्रयास किया गया इन 2 सालों में कि चिराग पासवान का नाम निशान सब समाप्त हो जाए। निशान मुझसे बड़े हैं, आप मेरे चाचा जी का जिक्र कर रही हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में। उनकी गाली भी मेरे लिए आशीर्वाद है। जो कि शायद बहुत बार पूछा जा चुका है, शादी कब कर रही हैं चिराग? मत पूछिए, प्लीज़ मत पूछिए। तो मैं 20 में इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ता, बिहार में मेरे 2-4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता, ना मेरा परिवार टूटता, ना मेरी पार्टी टूटती। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, अपने लालच के लिए आप एक दूसरे का आप साथ दे रहे हैं, तो नीतियों सिद्धांतों का विरोधाभास इसमें दिखता है। परिवार, मेरे पिता के जाने के बाद जिनको मैंने अपना पिता माना, उन्होंने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा लिया। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। सर, इंडिया गठबंधन का तीसरा बैठक कल होने जा रहा है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है? भविष्य तैयार करने का प्रयास ये लोग जरूर कर रहे हैं, बट बार बार मैंने कहा है कि ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले धराशायी होने लगता है। मतभेद इतने उजागर होने लगते हैं रह रहकर इनके गठबंधन में, और वो स्वाभाविक भी है जब एक गठबंधन में इतने महत्वाकांक्षी दल हों जिसको, और इतने अहंकारी दल हों जिनको घमंडिया भी हम लोग के द्वारा कहा जाता है। वो घमंडिया इसीलिए क्योंकि हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, हर कोई अपने अहंकार में है और वर्चस्व की लड़ाई है। एक मंच पर आपको 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार इस गठबंधन में दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि सबकी ईगो इतनी हाई है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता के बयान से आम आदमी पार्टी इतनी आहत हो जाती है। अभी तक यही नहीं पता कि शरद पवार जी इस बैठक में जाएंगे तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे अंतिम तक। मेरे मुख्यमंत्री का ही नहीं पता, जो बोल तो रहे हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, बट वो जिस चीज़ के लिए मना करते हैं सबसे ज़्यादा शिद्दत से उनको वही चाहिए होता है। ऐसे में जब उनको नहीं संयोजक बनाया जाएगा तो क्या वो उस गठबंधन में रहेंगे? क्योंकि बेंगलुरु से तो वो नाराज़ होकर आए थे, बिहार वाली बैठक से आम आदमी पार्टी नाराज़ होकर गई थी। तो ऐसे में वो सहजता इस गठबंधन में नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देश की जनता आपको क्यों स्वीकार करेगी? जिस गठबंधन के पास नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के अलावा आपके पास मुद्दा क्या है? आपके पास क्या विजन है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? अगर आप एक ऑल्टरनेटिव पेश करना चाह रहे हैं तो वो विजन तो कम से कम जनता के सामने आए। तीसरी बैठक होने को आई है, सबसे पहली बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे घटक दल हैं जो लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप बंगाल चले जाइए, जो दल आज एक साथ बैठे चाय नाश्ता कर रहे हैं, बंगाल में एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या ये लोग कराते हैं। तो ऐसे में गठबंधन में अगर वो सहजता नहीं है, वो एकता नहीं है, वो नीति नहीं है, वो नीयत नहीं है साथ रहने की, पहला मौका मिलेगा एक दूसरे के सर पर पाँव रख कर ये लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जो गठबंधन ईमानदार नहीं है जनता, और इसका एक उदाहरण भी रहा है। अगर आप पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव आप देखें, उसमें तमाम घटक दल एक साथ आए, कांग्रेस आई, बसपा आई, सपा आई, तमाम दल एक साथ आए। क्या हो गया उसके बाद भी? क्योंकि लोगों को समझ में आया कि एक व्यक्ति को हराने के लिए आप सब लोग एक साथ आ रहे हैं, जबकि आपकी नीति सिद्धांत एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते। तो ऐसे में देश की जनता इनको स्वीकारेगी, ऐसा होगा नहीं। हालांकि जितने नेता हैं उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हम एक साथ हैं और 2024 के चुनाव में मोदी को हटा देंगे। और अब तीसरी बैठक होने जा रही है, लेकिन और ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे डर गए। हाथ कंगन को आरसी गया, थोड़ा ही समय रह गया। दावे बड़े बड़े पिछली बार भी इन्होंने किए थे, 2018 में भी। चुनाव आते आते तक सब धराशायी हो गया। दावे फिर शुरू हुए हैं। 2018 में ऐसे ही संसद में ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उसमें भी तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। इस बार फिर वही अविश्वास प्रस्ताव आया है। 2019 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला, 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। देखिए, विपक्ष है, बातें इनको करनी है, राजनीति में अगर बने रहना है, पर जनता आपसे सवाल तो पूछेगी ना कि जहां जिस राज्य में एक दूसरे के खिलाफ आप राजनीति करते हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, अपने लालच के लिए आप एक दूसरे का आप साथ दे रहे हैं, तो नीतियों सिद्धांतों का विरोधाभास इसमें दिखता है। जिनके खिलाफ आप राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के साथ आप देश का चुनाव आप लड़ेंगे, तो ये विरोधाभास को जनता आज की तारीख में बखूबी पहचान रही है।
2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है, हर दल अपनी अपनी तैयारी कर रही है, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? मैं तो लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। मैं शायद एकमात्र ऐसा दल होऊंगा जो पिछले 2 साल से, जब से मेरी पार्टी में परिवार में टूट हुई, तब से मैं ज़मीन पर ही हूँ और तब से अगले चुनाव के लिए ही अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा प्रयास किया गया इन 2 सालों में कि चिराग पासवान का नाम निशान सब समाप्त हो जाए। निशान तो समाप्त करने का इन्होंने प्रयास षड्यंत्र रचाई, मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल इन्होंने फ्रीज करा दिया। पर उसके बाद जब आशीर्वाद यात्रा पर मिला और जनता का जिस तरीके से अपार प्यार स्नेह मिला और आज तक ना सिर्फ मिल रहा है बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हर बीते दिन के साथ। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक जगह सारी तस्वीरें वीडियोस साझा करता हूँ, आप सबके कैमरे पे भी वो दिखाया जाता है। तो जिस भारी संख्या में लोग कार्यक्रमों में आते हैं, सभाओं में आते हैं, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है। देखिए 2020 का चुनाव मैंने अकेले लड़ा था और उस वक्त लगभग 6% के करीब मुझे मत मिला था, वो भी तब जब मैं बिहार में उस वक्त रहा ही नहीं था। मेरे पिता अस्पताल में थे, 3-4 महीने में बिहार नहीं आ पाया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कोई उतना नहीं जानता था और आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर में घुसा हुआ विजन है। तो ऐसे में पूरा विश्वास है कि आगामी लोकसभा के चुनाव हो या मेरे लिए उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहारी हूँ और बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ निकला हूँ, मेरे लिए विधानसभा के चुनाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखिएगा कि उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक बड़ा महत्व होने वाला है। आप पिछले चुनाव की बात कर रहे थे और अभी भी अगले चुनाव में आप बाहर तो लड़ लेंगे, लेकिन घर में जो चल रहा है चिराग, उसे कैसे टैकल करेंगे? सही बात है, बाहर की आप लड़ाई लड़ लेते हैं, घर पे लड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है और अपनों से लड़ना और ज़्यादा मुश्किल होता है। बहरहाल इसीलिए मैं किसी लड़ाई में उलझा ही नहीं हूँ। मेरी लड़ाई से बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की है। मेरी कोई घर वालों से लड़ाई नहीं है, अपनों से कोई लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ अपनी नीति सिद्धांतों पर आगे चल रहा हूँ। मुझसे बड़े हैं, आप मेरे चाचा जी का जिक्र कर रही हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में, उनकी गाली भी मेरे लिए आशीर्वाद है। वो मेरे बारे में जो कहें वो कह सकते हैं, उनका पूरी तरीके से सम्मान है। राजनीतिक अलग अलग दोनों के दल हैं और जब आप गठबंधन में होते हैं तो राजनीतिक फैसले गठबंधन के भीतर ही लिए जाते हैं। तो जिस लड़ाई का जिक्र जिस परिप्रेक्ष्य में आप कर रही हैं एक हाजीपुर की सीट को लेकर, वो मुझे लगता है गठबंधन के भीतर करने वाली चर्चा है। मैंने गठबंधन में ये चर्चा की है, जिनको करनी है वो गठबंधन के भीतर ही करें, क्योंकि वही उचित प्लेटफॉर्म है इन तरीके की बातों का। मीडिया के सामने इन बातों को करने से सिर्फ बवाल खड़ा होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो गठबंधन को गलत दृष्टि में दिखाता है। हालांकि चाचा तो खुलकर सब कुछ कहते हैं कि हम ही लड़ेंगे उस सीट पर, कुछ भी हो जाए सीट नहीं छोड़ेंगे। आपकी एनडीए से जो भी बातचीत हुई, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या नहीं? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज आई हैड अ वेरी एमिकेबल डिस्कशन विद इन द अलायंस। मेरी सकारात्मक गंभीर चर्चा हुई है गठबंधन के भीतर और मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि आप भी कीजिए ना, क्योंकि एक लंबे समय से आप कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे, हम भी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि पिछली एनडीए की बैठक को अब 1.25 महीने से ज़्यादा होने को आया है। पिछली 18 तारीख को वो एनडीए की बैठक थी, तो अभी तक इन 40-42 दिनों में इनको मुलाकात कर लेनी चाहिए थी, बातचीत गठबंधन के भीतर कर लेनी चाहिए थी। अब या तो इनकी मुलाकात हो नहीं पा रही है, पर केंद्रीय मंत्री हैं, मुलाकात में इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो गठबंधन के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर मुझे लगता है इनको इसका हल निकाल लेना चाहिए। बिहार में सीएम पद को लेकर बड़ा वो होता है कि तेजस्वी यादव को भी सीएम बनना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या वो सीएम बनना चाहते हैं? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, और इस बात को मैं ऐसा नहीं कि राजनीतिक भाषा में कहने के लिए कह रहा हूँ। मुझे अगर पद की लालसा होती नेहा जी, मेरे पास 2020 का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार था। मुख्यमंत्री जी के सामने थोड़ा सा नतमस्तक होना था, उनकी गलत नीतियों से समझौता करना था, मानना था कि हाँ नल जल से ही बिहार का विकास हो सकता है, नली गली बनाने से ही बिहार का विकास हो सकता है, आईटी जॉब्स की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बेहतर शैक्षिक संस्थानों की हमें ज़रूरत नहीं है। इन तमाम बातों से अगर मैं एग्री कर जाता तो मैं 20 में इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ता। बिहार में मेरे 2-4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता, ना मेरा परिवार टूटता, ना मेरी पार्टी टूटती। रास्ता इतना आसान था। अगर मेरी महत्वाकांक्षाएं किसी पद को लेकर होती तो वो है नहीं मेरी, और भगवान ने चाहा लंबी उम्र है,
अभी शुरुआत है राजनीति की। पद पाने के लिए बहुत लंबा समय अभी आगे है। फिलहाल बिहार को एकजुट कर विकसित राज्य बनाना है। एकजुट कर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार को जातियों में, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर खंडित करके रखा हुआ है, बांट के रखा हुआ है। भाई को भाई से लड़ाते हैं, दलित महादलित करके, पिछड़ा अति पिछड़ा करके, जबकि हकीकत है बिहारी एक है। भाई आज की तारीख में जब मैं दूसरे प्रदेश में जाता हूँ, नेहा जी, अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले मैं हरियाणा में था, वहाँ पर मैंने पूछा बिहारी साथियों से, मैंने बोला यहाँ पर आपको अपर कास्ट बिहारियों को ज़्यादा महत्व मिलता होगा, दलित बिहारियों का ज़्यादा शोषण होता होगा? बोले नहीं, यहाँ पे सबको ये बिहारी बोल के लाठी मारी जाती है, हम सबको एक साथ अपमानित किया जाता है। तो ये परिस्थिति है, बाहर निकल कर सब एक है, पर अपने राज्य में आते ही वो बिहारी बिहारी नहीं रहता, वो दलित बिहारी हो जाता है, वो ब्राह्मण बिहारी हो जाता है, वो राजपूत बिहारी हो जाता है, वो भूमियार बिहारी हो जाता है, वो मुस्लिम बिहारी हो जाता है, वो पिछड़ा बिहारी हो जाता है, अति पिछड़ा बिहारी हो जाता है। सब बांट के रखा हुआ है। और यही कारण है कि बिहार आज़ादी के 75 साल के बाद भी विकसित राज्य नहीं बन पाए। यही कारण है कि 33 साल से ये लोग सरकार में बैठे हैं। जो आज गठबंधन के लोग हैं, ये लोग 33 साल से सत्ता में हैं। यही घटक दल के नेता अलग अलग समय पे मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी तक ये लोग बिहार को विकसित नहीं कर पाए क्योंकि इनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। इनको पता है भाई अपना वोट बैंक बना लेंगे। मेरे मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट इसीलिए इतना रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक नया और मेरी समझ में नहीं आता कि वो उसको मेडल की तरह यूज़ करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग। भाई ये कोई तमगा नहीं है, मेडल नहीं है। ये बिहार को बर्बाद आपने किया सोशल इंजीनियरिंग कर करके, जातीय समीकरण बैठा बैठा के। इसका समीकरण आ जाएगा, अभी हम MY को भी साथ में ले लेंगे तो हमारा अपना वोट बैंक है, ये करके हम सरकार में आ जाएंगे। बाद में आप NDA के साथ जाएंगे तो आप सोचते हैं कि NDA का वोट बैंक आ जाएगा तो हम सरकार में आ जाएंगे। तो सिर्फ आपने वोट बैंक पे ही आपने खेलने का काम किया और आपको इतना विश्वास है वोट बैंक पे खेलते खेलते कि आपने कभी बिहार में काम करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आज अहंकार देख लीजिए, हत्याओं पे हत्याएं हो रही है, मुख्यमंत्री को जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती क्योंकि उनको पता है कि भैया हम जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, नहीं जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे पास समीकरण का वोट है, MY हमको मिल ही रहा है, हमारा वोट हमको मिल ही रहा है, हम चुनाव जीतते रहेंगे। तो इसी चीज़ ने बिहार को बर्बाद किया, ये बांटने की राजनीति में, डिवाइड एंड रूल की राजनीति में। इससे बिहार को निकालना है और तभी मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। मैं 13 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मैं दलित बिहारी की या मैं मुस्लिम बिहारी की या मैं हिंदू बिहारी की या प्रकाश या पिछड़ा बिहारी की बात नहीं करता। और इससे बिहार जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग विकसित राज्य नहीं बन पाएंगे। जी चिराग, आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार को लेकर आपका क्या विजन है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जिसमें सबसे पहले मैं मानता हूँ कि बिहार में मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच आपको रखने की ज़रूरत है। आप सोचे कि भाई एक राह पर चलेंगे और इसको ठीक कर दिया तो बिहार विकसित हो जाएगा, नहीं होगा। आपको एक तरफ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आधा बिहार आपका बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से रहता है और ये हर साल की तस्वीर है। भाई आज से कब वो क्विंटल बाबा कहा जाता था मौजूदा मुख्यमंत्री जी को, कब कोसी में जब बाढ़ आई थी उस वक्त से उनको कहा जा रहा है। तो इनको नहीं पता कि कोसी के पानी में हर बार उछाल आता है, आधा बिहार बाढ़ में डूबता है, आधा सुखाड़ में डूबता है। उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उसके लिए क्या आप कर रहे हैं? अभी तक आपने कोई नीति उसके लिए आपने तैयार नहीं की। बिहार में कैसे IT सेक्टर आए, कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जो मुख्यमंत्री बिहार के भूगोल को दोष देते हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हों कि भाई बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इसीलिए बिहार में उद्योग नहीं आ सकता, इसीलिए बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती, तो उनकी विजन ब्लॉक्ड है ना, विजनलेस है हमारे मुख्यमंत्री। और ये तमाम परिस्थितियां कारण है। मेरे मुख्यमंत्री खुद अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने सोचिए 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में अगर वो अपना ऑपरेशन कराएंगे, मुजफ्फरपुर में आप देख ही लीजिए 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंखें निकालनी पड़ी इस वजह को लेकर। तो जिस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हों, जिस प्रदेश में IT सेक्टर नहीं हो, आखिरी बार निवेश कब आया था मेरे प्रदेश में, किसी को नहीं याद। मुख्यमंत्री जी ने कभी इन्वेस्टर समिट किया ही नहीं हो। अपराधियों की गिरफ्त में जिस तरीके से मेरा प्रदेश है, पटना के SSP खुद बोलते हैं कि 1 महीने में 30 हत्याएं, औसतन 1 दिन में 1 हत्या। तो जिस प्रदेश के हालात ऐसे हों और उसमें मुख्यमंत्री जी की चिंता इस बात को लेकर हो कि क्या वो संयोजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मुंबई की पैकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं है बिहार में। तो ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी है बिहार में इंडस्ट्रीज़ आए, ज़रूरी है बिहार में IT सेक्टर आए, निवेश आए, और निवेश तभी आएगा जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। कम से कम सुरक्षा का भाव तो आप लोगों में देंगे ना। तो इन तमाम परिस्थितियों पे एक साथ काम करने की ज़रूरत है। राजनीतिक तौर पर चिराग क्या कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन पापा जाने के बाद चिराग अब तक क्या कुछ बदला है, क्या उभर पाए हैं उस दुख से? बहुत कुछ बदला है। पिछले 2 साल मेरे जीवन के सबसे कठिन सालों में रहे, पर वहीं ताकत भी पापा ही देते हैं। उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि इन परिस्थितियों से 2 साल में आप देखिए हर संभव प्रयास किया गया चिराग पासवान को समाप्त करने का। मेरा परिवार तोड़ा, मेरा घर तोड़ा, मेरा सामान, मेरी बूढ़ी नानी जो कि आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ सड़क पे फेंक दिया गया, इसी सोच के साथ कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर ताकत भी कहीं ना कहीं मेरे पिता ही मुझे देते हैं। परिवार, मेरे पिता के जाने के बाद जिनको मैंने अपना पिता माना, उन्होंने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा लिया। और मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि भाई नाराज़गी कुछ भी हो, है तो मेरे चाचा, और उनकी जगह अगर मेरे पिता होते, अगर आज वो अगर जीवित होते, तो क्या वो मुझसे कितना भी नाराज़ होते, क्या वो भी ऐसा ही करते जैसा मेरे चाचा ने मेरे साथ किया? भले मुझसे लाख नाराज़गी होती, पर मेरे पिता मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ते, या मुझे घर से, परिवार से, अपनी ही पार्टी से निकाल के बाहर तो नहीं फेंक देते। तो शायद उन्होंने कभी मुझे बेटा ही नहीं समझा। बट बहरहाल वो पास्ट की बातें हैं। उन तमाम चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। विकसित बिहार को बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। पूरा ध्यान अब उस तरफ केंद्रित है। आखिरी सवाल जो कि शायद बहुत बार पूछा जा चुका है, शादी कब कर रही हैं चिराग? मत पूछिए, प्लीज़ मत पूछिए, इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास। कुछ तो सोचे होंगे। मैं सोचने की फुर्सत ही नहीं है। जिस तरीके से एक के बाद एक मुझ पर वार किए जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन जीने का समय नहीं है मेरे पास। बड़ी जिम्मेदारियां हैं। परिवार का सबसे बड़ा कब मैं बन गया मुझे ही नहीं पता चला। जो परिवार के बड़े थे उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया। उनको परिवार, पार्टी को एक लेकर चलना था, पर जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरा तो मैं कब परिवार का बड़ा बन गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो ऐसे में प्राथमिकता परिवार, पार्टी, जो एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, ध्यान उस तरफ केंद्रित है। शादी को लेकर कोई प्लान नहीं है? कोई प्लान नहीं। हमारे साथ चिराग पासवान थे, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ। मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।